नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कौशल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेकिंग कोड्स के ऊपर। फ्रेंड्स, बात करें अगर मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी इंसान के करियर ग्राफ को बॉटम से ऊंचाई तक ले जा सकते हैं? अगर हाँ, तो क्यों ना इस वीडियो में आज हम बात करें इन सारे टॉपिक्स के बारे में और समझने की कोशिश करें आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अगले चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में। तो आइए शुरू करें। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक पे यानी कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डेटा कितनी तरह का होता है और किन किन सिचुएशंस में हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमारे पहले एपिसोड में जहां पे हमने डेटा को अच्छे से समझाया है उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखें। अब हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स को अगर हम समझना चाहें कि कितनी तरह का होता है, उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक एनालिसिस क्या होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड। यानी कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें कि डेटा को यानी कि नंबर बेस्ड डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बारे में और गहराई से समझा जाता है, उसकी विजुअलाइजेशन या उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में विचार किया जाता है और ये जानने की कोशिश करी जाती है कि इसका पैटर्न क्या है या फिर ये किस ट्रेंड पे आधारित है, उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है। इस तरह की साइंस को, इस तरह के एनालिसिस को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं व्हाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज यूज्ड। क्यों स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस फ्रेंड, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ चुनिंदा रीजंस की तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय डेटा सेट, यानी कि हमारे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है उसके बारे में अगर हमें और जानना है, इन्वेस्टिगेट करना है और उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको किसी डेटा पॉइंट के रिलेशनशिप को समझना है, उसके कोरिलेशन को समझना है, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें किसी डेटा के ट्रेंड और उसके पैटर्न के बारे में भी जानकारी देता है। इसी तरह से अगर हमें कोई सिद्धांत को प्रूव या डिसअप्रूव करना है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मॉडल, उसके लिए हमारे को डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत बार फ्यूचर एल्गोरिथम के बेस में फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे कि रिग्रेशन मॉडल्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो प्रेडिक्शंस करनी हो, जहाँ पे फोरकास्टिंग करनी हो, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हमें कुछ एक्शनेबल इंसाइट या इन्फ्रेंसेस निकालनी है जिसके बेस पे बिजनेस डिसीजंस लिए जा सके, उसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डेटा बेस्ड डिसीजन इंडस्ट्री में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने चाहिए कि क्यों इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ किया जाता है, क्यों ये साइंस इतनी डिमांड में है और क्यों इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, ब्रॉडली कैटेगरी में स्टैटिस्टिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या होते हैं ये, आइए धीरे धीरे समझें। बात करें अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो ये एक इस तरह का एनालिसिस है जहां पे आपको डेटा को समराइज करना पड़ता है। आपके पास में मान लीजिए न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत बड़ा डेटा है, आपने उस डेटा को एक्सेल या किसी और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में प्लग किया और आपने उसके बारे में डिफरेंट पैटर्न्स को समझने की कोशिश करी। ये इसका मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, सेंटर लाइन हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेड हो सकता है। किसी भी तरह की समराइजेशन जो आप उस डेटा को करते हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट होता है। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज यूज टू डिस्क्राइब, ऑर्गेनाइज एंड समराइज इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो हमारा डेटा हमारे पास में है, हम उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर उस पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं। हम उसकी सैंपल पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं करते, या फिर हम ये कह सकते हैं हम एक सैंपल पॉपुलेशन के बेस पे पूरी पॉपुलेशन का एनालिसिस नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर कि यहाँ पे आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और आप उसकी समराइजेशन करते हैं अपने डेटा की, चाहे वो सेंटर बेस पे हो, चाहे वो उसके डेटा स्प्रेड को लेकर हो। दोस्तों बात करें अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, यहाँ पर हम एक सैंपल पॉपुलेशन को लेते हैं। वो सैम्पलिंग मैकेनिज्म अलग हो सकते हैं, वो अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, कैसे सैम्पलिंग करी जाती है। आने वाले टाइम में हम वो वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान सकें अच्छे से, जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर में हम एक सैंपल पॉपुलेशन को लेते हैं और उस सैंपल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, उसकी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उससे मीनिंगफुल इन्फरेंसेस निकालते हैं, जो कि यूज की जा सकती है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को। यानी कि यहाँ पर आप एक सैंपल को स्टडी करके आप बाकी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स करते हैं। इस तरह की स्टडी या स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस को आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब एक एक करके इन दोनों स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को गहराई में समझते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हमने अभी तक जाना, ये ऐसी स्टडी है जहाँ पे आप एक फुल डेटा सेट को स्टडी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके समराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी या हाइपोथेसिस को क्रिएट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे आप पूरे डेटा को अलग अलग स्कोप से एनालाइज करते हैं, चाहे वो सेंटर टेंडेंसी के बेस पे हो, या फिर डेटा के स्प्रेड पे हो, चाहे वो मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, या फिर उसकी पोजीशनिंग के बारे में स्टडी हो। दोस्तों इस तरह के डेटा को स्टडी करना भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हाइपोथेसिस नहीं है तो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। ये एनालिसिस या ये स्टैटिस्टिक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, बिकॉज शुरू में आप जब डेटा को समराइज करके स्टडी करते हैं, उसके बाद आप उस पर और कंक्लूजन्स या और इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए फर्दर एनालिसिस क्रिएट करे जा सकते हैं। बट फर्स्ट ग्लांस में अगर आपको डेटा को समझना है, उसको स्टडी करना है और उसको समराइज करना है, बिकॉज आपका डेटा रॉ नंबर्स हो सकता है, तो वहां पे आपको विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट से भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स काफी हद तक सहायता करेगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो बेसिकली इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे डेटा स्टडी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिस्टोग्राम अगर आपने सुना होगा, जहाँ पे हम अपनी अकरेंस को डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह की स्टडी को आप मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जान सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम डेटा को स्टडी करते हैं कि कोई घटना या कोई क्रम कितनी बार हो रहा है। सिमिलरली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हम डेटा के सेंटर को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो, चाहे मीडियन हो, मोड हो। और हमारा अगला वीडियो भी डिटेल स्टडी होने वाली है सेंटर टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड और मेजर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में, यानी कि रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगले वीडियो के लिए अगर आप नोटिफिकेशन हमारे चैनल की ऑन कर लें सब्सक्राइब करके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब हमारा अगला वीडियो अपलोड होने वाला है। बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको सेंट्रल टेंडेंसी और एटलीस्ट वेरिएशन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है कि हमारे अगले वीडियो में हम इन दोनों कैटेगरीज के टॉपिक को आपको एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा सके। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज द मेजर ऑफ वेरिएशन। जैसे कि हमने समझा, यहाँ पे हम सेंटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर अपने डेटा की स्प्रेड की बात कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और इस तरह की स्टडी को भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही गिना जाता है। लास्ट नॉट लीस्ट इज द पोजीशनिंग स्टडी। आपके डेटा में आपकी पोजीशन क्या है, आपकी मार्केट, अगर आप मार्केट स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे आपका डेटा पोजीशन कर रहा है। इस तरह की स्टडी को समझने के लिए हम जिस एनालिसिस को यूज़ करते हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आता है। दोस्तों ये सारे एनालिसिस मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, बिकॉज ये एक वीडियो में आप
पूरा लेंथ कवर नहीं कर पाएंगे, तो देयर विल बी अ सीरीज ऑफ अपकमिंग वीडियोस ऑन ऑल दीज टॉपिक्स दैट आई एम यूजिंग नाउ। ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको करना ये है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है इस जर्नी में। बात करते हैं अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, हमारी अगली कैटेगरी जो है व्हेन वी कंपेयर डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल, तो इन्फ्रेंशियल स्टडी के अंदर में हम एक सैंपल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उस सैंपल पॉपुलेशन की स्टडी के बेस पे हम रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसमें दो तरह की टेक्निक्स ब्रॉडली यूज होती है, एक एस्टिमेशन, दूसरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इनको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये सिर्फ जान लीजिए कि ये दो टेक्निक्स हैं जिसके बेस पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करी जाती है। इसका पर्पस अगर समझना चाहें तो हमें जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है, बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, वहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत यूजफुल होती है। सिमिलरली अगर आपको अपनी मास पॉपुलेशन को स्टडी करना है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को स्टडी करना है, तो आप पूरी जनसंख्या का डेटा तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। उस केस में द फीजिबल स्टेप इज टू गैदर द डेटा फॉर द सैंपल पॉपुलेशन, यानी कि आप एक सैंपल पॉपुलेशन को निकाल के उसको स्टडी करें, उसके बेस पे आप अपनी कंक्लूजन्स या हाइपोथेसिस क्रिएट करें और फिर आप उसको रेप्लिका कर सकते हैं अपनी मास पॉपुलेशन के बेस पे। तो ये था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की यूजफुलनेस और उसकी स्टडी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बात करी कि दो तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं इन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड द अदर वन इज एस्टिमेशन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर में हम एक कंक्लूजन या एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, आप एक सैंपल पॉपुलेशन को लेते हैं, उस सैंपल पॉपुलेशन के लिए आप एक कंक्लूजन क्रिएट करते हैं, फिर आप उस कंक्लूजन को स्टडी करते हैं और आप ये प्रूव या डिसअप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आपका हाइपोथेसिस यानी आपकी स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन जो है क्या वो सही है कि नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि रोड पे जाने वाली गाड़ियां अगर स्पीड चलती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है कि अधिक स्पीड से चलने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। ये मेरा एस्टीमेट है, ये मेरी अजम्पशन है, बट कैलकुलेटिव अजम्पशन है। इसको आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं। इसको जब हम अपनी स्टडी में, इन्फ्रेंशियल स्टडी में इसको टेस्ट करेंगे एंड देयर विल बी सम टेस्ट व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस को, जो हम डिटेल में समझेंगे। आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सारे टॉपिक कवर होंगे इस चैनल के ऊपर एंड दैट ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू स्पेंड एनीवेयर एनी अमाउंट। आप सिर्फ जुड़े रहें हमारे साथ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का वो ये है कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आप एक कैलकुलेटिव एस्टिमेट करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। उस कंक्लूजन को आप टेस्ट करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बेस पे, और ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको ये बताता है कि आपकी जो अजम्पशन थी, आपकी जो आपने जो एस्टिमेट किया था, हाइपोथेसिस गेस जो किया था, वो कितना सही है, आप कितने सही हैं अपने मास पॉपुलेशन पे। इसको जब आप लेके जाते हैं इस एस्टिमेट को, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें बताता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि हाई स्पीड की गाड़ियाँ जो होती हैं उनका एक्सीडेंट अधिक होता है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और इसको टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू किया जाता है, और इसको हम आगे जाके समझेंगे। सिमिलरली एस्टिमेशन टेस्टिंग के अंदर में आप एस्टिमेट करते हैं, आप सैंपल पॉपुलेशन लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और उसके बेस पे आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप एस्टिमेट करते हैं अपनी लार्जर पॉपुलेशन के बारे में। वो एस्टिमेट किसी भी तरह का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का। बट ओवरऑल अप्रोच यही रहेगी कि आप एक सैंपल पॉपुलेशन लेंगे, उस सैंपल पॉपुलेशन को आप स्टडी करेंगे, उसकी एस्टिमेशंस को लेंगे, और फिर आप उस एस्टिमेशन को अपनी बिगर पॉपुलेशन के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत तरह के हो सकते हैं। मैंने ब्रॉडली अभी 6 कैटेगरीज आपको दिखाई हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। मैं अभी इनको इस वीडियो में तो डिटेल में कवर नहीं करूँगा बिकॉज़ ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हम अभी सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड से शुरू करने वाले हैं अगले सीरीज़ के अंदर। बट यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक अगर करने की बात करी जाए, सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स लाइक लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस,
analysis of variance, analysis of covariance, confidence interval study, and chi-square test. These are not the only statistical studies. There are other studies also, but popular studies की अगर हम बात करें तो ये 6 टेक्निक्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं। इनको भी हम एक-एक करके आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। मैं बार-बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस चैनल की इम्पोर्टेंस और इस चैनल को अपना योगदान दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन हर लोगों के पास पहुंच सके जो एमएनसीज या आईटीज इंडस्ट्री या बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन राइट स्किल ना होने के कारण कर नहीं पाते। तो दोस्तों, उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो भी अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअस अपग्रेड या इंप्रूव कर सकते हैं इन टॉपिक्स के द्वारा। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और कब यूज़ किया जाता है और कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं या स्टडी के तरीके हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, वो हमने यहाँ पे समझा। बात करें अब हमारे नॉलेज चेक की, जैसे कि अब हर वीडियो में नॉलेज चेक करते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कब यूज किया जाता है? 3 ऑप्शन है। First, to see if your results are accurate, to check the probability of your results applying to the wider population, and C, to make sure you have not made a mistake in your data collection technique. आपको जो आंसर सही लगता है इस वीडियो को देखने के बाद या आपकी अपनी समझ से, आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम उसका व्यू करके आंसर यस या नो में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी अपना नॉलेज शेयर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेकमेंड करें जिस पे आप वीडियोस बनवाना या देखना चाहते हैं, ताकि हम उनको अपनी टीम के साथ शेयर करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल ब्रेकिंग कोड को और अपना सहयोग दें। थैंक यू।